तो आया है सभी को। चलो बढ़िया। चलो हम लोग पहले ओपनिंग प्रेयर कर लेते हैं। ठीक है। ओपनिंग प्रेयर कोई करवा दीजिए। एनीवन। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए, मैं ही करा देता हूँ। दोनों हाथ गोद में, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। शरीर को स्थिर कीजिए, मन को शांत। Just feel the positive energy inside your body. Now take a deep breath. Inhale. Now let's begin with 3 times Om chanting. Take a deep breath. Inhale. Om. 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 गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now take a deep breath. Inhale. Exhale. Join your palm. Rub your palm. Put on your face. Slowly, slowly back. सभी को प्रणाम। हरिओम। Where we are? कहाँ थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? प्रत्याहार हमने खत्म कर लिया था आई थिंक, और प्राणायाम देख रहे थे। ठीक है। प्राणायाम का मैंने आई थिंक 2 श्लोक देख चुके हैं, है ना। आज बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इससे क्वेश्चन जो है 99% है कि पूछता ही है। ठीक है। तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक। तो इसका ध्यान देना, आपको अच्छे से पढ़ना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे हैं बैठे हुए, सबके पास नोटबुक। नेट इश्यू हो रहा है तो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग बैठे हुए हैं, आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए। ठीक है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ। चलिए मैं स्लाइड्स तो अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, सब समझ में आया है। हाँ सर। तो ठीक है। 1 मिनट। आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर ले कुछ चीजें। चलो पहले इसको देख लेते हैं। कहाँ गया कहाँ गया। देखो हम लोग देख रहे थे ब्रीदिंग का श्वसन, यौगिक श्वसन प्रक्रिया। इसमें जो है ये हमने देख लिया था कि अथातः सम प्रक्ष्यामि प्रणाम प्रणामामश्य शस शस्विधिम यस्य साधन मात्रेण देवतुल्य भाव नरा। ठीक है। कह रहा है महर्षि ग्रहण जो है चंद्रपालिनी से बोल रहा है कि अब मैं प्राणायाम की विधि बताता हूँ, है ना। स द्वि द्विध विधिम, है ना। विधि अब जो है प्राणायाम की मैं आपके सामने बताता हूँ। और इसके साधन मात्र से ही मनुष्य जो है देवतुल्य हो जाता है, ये हम देख चुके थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धि ततः पश्चात प्राणायामम च साधे। तो कह रहा है कि देखो तुरंत प्राणायाम जो है, ऐसी साधना तुरंत प्राणायाम का नहीं होगा।
है ना। उससे पहले आपको जो है उसके स्थान का, समय का, मिताहार, ये 3 चीज आपको बताया है कि कैसा होना चाहिए, स्थान कैसा होना चाहिए, समय कैसा होना चाहिए, है ना। मिताहार लेना है तो मिताहार में क्या लेना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, ठीक है। तत्पश्चात आपको जो है नाड़ी शुद्धि करनी है और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना है ना। तो प्राणायाम के अभ्यास से पहले क्या क्या चीज उन्होंने नोट किया है। सबसे पहले तो बताया है उन्होंने कि स्थान का चयन होना चाहिए, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसको बोला था आपको याद कर लेने के लिए। काल का होना चाहिए, समय का, मिताहार का, इसके बाद आपको नाड़ी शुद्धि करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये चीजें नहीं है। यहाँ तक हमने कल लास्ट लेक्चर तक देख चुके थे। आज हम यहाँ से देखेंगे। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ये बता दो, स्क्रीन शो हो रहा है। जी सर। Yes, चलो बढ़िया। अपनी इंद्रियों को खोल के रखना, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत आए तो पूछना या नोट कर लेना, लास्ट में पूछना। सबसे पहले हम 3rd नंबर का श्लोक देखेंगे। स्थान निर्णय की बात कह रही है। मैंने इस समय क्या बताया आपको कि स्थान क्या होना चाहिए, किस समय होना चाहिए और मिताहार, सारी चीज। तो सबसे पहले स्थान निर्णय का जिक्र उन्होंने किया है कि स्थान कैसा आपको चूज करना है। तो दूर देशे तथा अरण्ये, दूर देशे तथा अरण्ये राजधान्याम जनान अंतिके योगारंभम न कुर्वन्ति कश्चित् सिद्धा भवेत। यहाँ पे ना सिद्धा यहाँ लिखा हुआ है, क्या मतलब कि सिद्धि नहीं होता, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हा मतलब नहीं से। तो क्या क्या कह रहा है कि दूर देश, अरण्य मतलब यहाँ वन होता है, जंगल होता है। राजधानी मतलब आप क्या समझोगे कि जहाँ पे बोल सकते हैं कि शहर के जन और जनता के बीच नहीं होना चाहिए, लोगों का ज्यादा आवागमन नहीं होना चाहिए। इतना नहीं, थोड़ा बहुत ठीक है, इतना भी नहीं जिससे आपको साधना में तकलीफ हो, ठीक है। इसका योगारंभम न करो, यहाँ पे आपको योगारंभ नहीं करना है। बहुत दूर, इतना एकांत भी नहीं होना चाहिए, जंगल भी पूरा नहीं होना चाहिए, मतलब कि ठीक है, जंगल में जहाँ पे आपको पशु पक्षी का भय हो, है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा कोलाहल हो, उस जगह पे राजधानी। वो चीज, ये 3 चीजें उन्होंने बताया है कि वहां पे योगा, आपको योगारंभ नहीं करना है। और अगर आप करते हैं, ठीक है, तो सिद्धि भवेत, मतलब सिद्धि की हानि होगी या सिद्धि नहीं प्राप्ति हो, सिद्धि प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें कह रही। अविश्वासम दूर देशे अरण्ये रक्षि वर्जितम। ठीक है, अविश्वास, अविश्वास दूर देश है। आप दूर देश में आप जाओगे, अनजान लोग हैं बहुत, तो यहाँ पे क्या अविश्वास हो जाएगा, वहां पे विश्वास नहीं है, मन में भय सताएगा। तो ये कह रहा है कि दूर देश में अविश्वास रहता है ना, भरोसा नहीं रहता, है ना, ये सब चीजों को कह रहा है। अरण्य रक्षि, आप जंगलों में, अरण्य रक्षि वर्जितम, सुरक्षा का भय रहता है ना, कि सुरक्षा नहीं रहता, कभी भी जंगली जानवर आप पे अटैक कर सकता है। लोकारण्य प्रकाश तस्मात त्रीणी विवर्जयेत। अब ये 3 चीज जो है, 1 मिनट, ये 3 चीज जो है बताया है, वर्जित बताया है। दूर देश नहीं होना चाहिए, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। अरण्य, जंगल और राजधानी, ये 3 चीज है। कारण बता दिया तीनों का कि दूर देश में अविश्वास है, अरण्य में सुरक्षा की दृष्टि से कि पशु पक्षी का वो रहता है, लोकारण्य प्रकाश से तस्मात त्रीणी वर्ग, ये 3 चीज। और ये कोलाहल बताया है ना, कोलाहल और प्रकाश, ये चीज बताया
बहुत तेज रहता है। ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट। ये 3 पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, कारण बता दिया ये। अब आप कह रहा है कि कैसा होना चाहिए। ये स्टार्टिंग 3 और 4 में बता दिया कि वर्जित बता दिया कि इस जगह पे आपको नहीं करना है अभ्यास। करना कहाँ है, आगे के 5 और 6 में बता दिया है। सुदेशे धार्मिके राज्य सुभिक्षे निरु उपद्रव, जहाँ पे मतलब सुंदर देश हो, मतलब शांत हो, सुंदर हो, ठीक है, जहाँ पे उपद्रव नहीं होता हो, है ना। सुभिक्षे, जहाँ पे आसानी से भिक्षा मिल जाए, खाद भोजन, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे भोजन आसानी से आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। धार्मिक क्षेत्र होना चाहिए, है ना, धार्मिक वातावरण होना चाहिए, ऐसे जगह पे कहना। कृत्वा तत्रैकम कुटीरम प्राचीरे परिवेष्टि। अब प्राचीर मतलब क्या होता है, दीवार। राजा महाराजा को बोलते हैं ना प्राचीर है, मतलब घिरा होना चाहिए। जो जो कुटिया है, आपकी जो कुटिया है वो 4 दीवारी से घिरी होनी चाहिए, मतलब घिरा होना चाहिए, ताकि कोई भी वहां पे पशु पक्षी अटैक न कर पाए, ठीक है। तो ये कह रहा है वापी कुपत कुपत डांगम च प्राचीर मध्यवर्ती च। यहाँ पे ना ये कुआं से है, वापी मतलब पानी, जहाँ पे इजिली आपको पानी मिल जाए, ठीक है। और जो वो कूप जो स्थान है, कुआं है, वो घिरा होना चाहिए, अच्छे से चारों तरफ से घिरा होना चाहिए, ताकि गंदगी वहां पे ना हो। ना नाति युच्चम नाति निम्नम च कुटीर किट वर्जितम। अब कह रहा है कि ना ऊंचा हो, यहाँ ऊंचा से समझोगे, न नीचा हो, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। न ऊंचा हो, न नीचा हो, और कुटीर किट वर्जितम, जहां पे कीट पतंगी नहीं आते हो, है ना। कीट पतंगे जो भी होते हैं, कीड़े मकोड़े, वहां पे नहीं आते हैं। तो ये 5-6 बता दिया है। आगे वाले श्लोक में क्या कह रहा है देखते। सम्य गोमय लिप्तम च तत्र निर्मितम एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायाम संभेद। अब लास्ट में बता दिया क्या होना चाहिए, सब में तो समान रूप से गौ से लिप्त होना चाहिए, मतलब गाय के गोबर से, ठीक है। गाय गोमय लिप्तम, ठीक है, मतलब कि गाय का जो गोबर होता है ना, उससे जो है आपकी कुटीर जो है लिपा होना चाहिए और उससे बना होना चाहिए। क्या कुटीरम तत्र निर्मितम, एवं स्थानेषु गुप्तेषु, और ऐसा स्थान होना चाहिए जो गुप्त हो, है ना, गुप्त स्थान। वहां पे आपको प्राणायाम करने के लिए कहा रहा है, स अभ्यास से, अभ्यास करने के लिए वहां पे आपको। समझ में आया, ये बताओ, क्लियर है। 7 तक श्लोक, हाँ जी। 3, 4, 5, 6, 7, इसमें कोई कंफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे पूछ जाते, कई बार पूछा हुआ है। सर प्राचीर मतलब पुराना समझेंगे क्या? नहीं, प्राचीर मतलब घिरा होना दीवार। चाहिए, कुटीर आपकी घिरा होना चाहिए चारों तरफ से। राजा महाराजाओं के घिरे होते हैं ना प्राचीर, उसका प्राचीर कितना लंबा, मतलब दीवार चारों तरफ से जो घिरा होना चाहिए, ठीक है। सर एक बार फोर्थ श्लोक का लास्ट वाला दीवार, वर्ड। कौन सा लास्ट का, सर नहीं, फोर्थ श्लोक का लास्ट वाला वर्ड समझा दीजिए। तस्मात त्रीनी विवर्जित। ये जो बताया गया है ना 3 चीज, वो वर्जित है, ये योगा अभ्यास के लिए, प्राणायाम के लिए। दूर देश से, अरण्य और राजधानी, ठीक है, उसका रीजन ही बता दिया। अविश्वास से, दूर देश से, अरण्य रक्षा, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से, ठीक, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर ये अब आगे निरुपद्रव्य का क्या मतलब है? उपद्रव नहीं होना चाहिए, है ना, कि अब जैसे कि आप, उपद्रव होता है ना देश में, कैसे लड़ाई भगदड़ मच झगड़ा जाता टाइप है, से।
हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, सही बात है, उपद्रव नहीं होना चाहिए, झगड़े नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाने से पहले मैं आपको कुछ और समझा। यहाँ पे मेरा लेक्चर कितने लोगों ने इसका क्या बोलते हैं आयुर्वेद का लिया है? कोई ऐसा भी है जो आयुर्वेद का लेक्चर लिया है पहले? नहीं, हाँ वो सर, कल सारी yes, क्लास सर। में मिली। सर मैंने भी लिया है। ठीक है, जिन्होंने लिया होगा ना उसको समझ में आ जाएगा आगे। अभी इसको समझा देता हूँ। मिताहार होना चाहिए, उसमें क्या बताया, स्थान क्या होना चाहिए, काल का और मिताहार का। ठीक है। अब देखो, मिताहार का चर्चा कर दिया है कि आप भोजन जो है कैसे करोगे, कौन सा भोजन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, ये सारे। तो ये मिताहार है, कह रहा है कि मिताहारम बिना यस्तु योग आरंभम तु कार्येत नाना रोगो, एक मिनट, नाना रोगो भवेत तस्य किंचित सर 8वां रोगो न सूत्र। सिद्ध्यति। सर आपने अभी काल काल निर्णय वाला छोड़ दिया अभी। छोड़ दिया। 8वां 9वां 8 सर सूत्र नहीं हुआ सर, काल निर्णय। 8 से लेके 15 तक। अच्छा, वही मैं सोच रही हूँ यार, ये आगे कैसे आ गया। ओके ओके, थैंक यू भाई। कहाँ गया, कहाँ गया? यस। हाँ, ऋतुचर्या में आयुर्वेद में मैंने पढ़ाया था। ठीक है। इसको पढ़ाने से पहले मुझे लगता है आपको पहले ऋतुओं की जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। सो सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ ये, पहले इससे शुरू करते हैं। स्क्रीन शो हो रहा है, बताइएगा। यस सर। यस यस सर। सर। इससे एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से 110% पूछेगा। काल से पूछ दे, या तो फिर मिताहार से, या तो फिर ये स्थान से। ठीक है, पूछेगा ही पूछेगा, 110% है ये। हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ दे, 3। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर में 12 महीने होते हैं ना, 12, वो हिंदी हिंदी जो कैलेंडर में भी 12 मास होता है। ठीक है, 12 मास। और वो 12 मास जो है में टोटल 6 ऋतुएं होती है। तो 6 कौन कौन सी ऋतु होती है? सबसे पहला, इसमें ध्यान देना, इसमें ही मैं आपको समझा दूंगा सारा चीज। ठीक है, आप लोग नोट भी करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है आप रखोगे वसंत ऋतु। सेकंड आप याद करोगे ग्रीष्म ऋतु। थर्ड ऋतु आप याद करोगे वर्षा ऋतु। फोर्थ करोगे शरद ऋतु। 5वां करोगे हेमंत। और छठा करोगे शिशिर। आपको इमेज से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये कौन से समय की बात है। वसंत जैसे अभी चल रहा है, तो ये होता है, इंग्लिश कैलेंडर से समझा रहा हूं मैं पहले, कि 15 मार्च से लेकर, लिख लेना 15 मार्च से लेकर 14 मई तक। 15 मार्च से 14 मई तक होता है वसंत। ठीक है। वैसे इसके प्रभाव 4 महीने तक देखा जाता है। आपको मैं दिखाऊंगा कि वसंत का प्रभाव आपको 4 महीने तक इफेक्ट जो है उसका रहता है। ग्रीष्म का इफेक्ट रहता है थोड़ा सा, कोई भी मौसम का। इसके बाद ग्रीष्म को देखेंगे 15 मई से लेकर 14 जुलाई तक। ठीक है। इसके बाद वर्षा ऋतु 15 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक। 14 सितंबर तक।
इसके बाद शरद में आएंगे। शरद होता है 15 सितंबर से लेकर, लिखते जाना, 15 सितंबर से लेकर, दोबारा नहीं बोलूंगा मैं, 15 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक होता है। अरे ये क्या हो गया? सर 14 14 अलग नवंबर लीजिए, से, पेन अलग लीजिए सर, दिखा ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से लिखते जाओ। ठीक है, ओके ठीक है, ध्यान दो, मेरी आवाज को भी ध्यान से सुनना। मेरी आवाज इतनी खराब तो नहीं है। सर। नहीं चलो, सर। हेमंत। हाँ, हेमंत में 15 नवंबर से लेकर 14 जैन तक, जैन तक, यस। 2-2 महीने का होता है, तभी तो 12 महीने पूरा होगा। और 15 नवंबर से लेकर 14 मार्च तक ये होता है शिशिर ऋतु। जानना सर। ये तक, हाँ 15 जनवरी, क्या 15 बोल रहे हैं? जनवरी 15 से। जनवरी होगा ना सर, 15 जनवरी से फिर 14 मार्च तक। हाँ, गलती से हुआ होगा सर। सर हेमंत अरे ऋतु एक का फिर मिनट, से बताएंगे 15 नवंबर से। हेमंत का हो गया। ओ अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो, ध्यान तो है आप लोगों को। देखो, हेमंत का हो गया 15 नवंबर से 14 जनवरी तक, और 15 जनवरी से 14 मार्च तक हो गया शिशिर। ठीक है, ये समझ में आया? पहले इंग्लिश वाला बता दो। 6 ऋतु और इंग्लिश का ये कैलेंडर समझ में आ गया आपको, 2-2 महीने से? हाँ सर। चलो बढ़िया। वसंत ऋतु अभी बसंत चल रहा है ना। आज क्या डेट है बताओ? 15 मार्च। 27 मार्च। आज कौन सा, कितना मार्च है? 27 मार्च। अबे नहीं, 27 27 मार्च। मार्च है यार। तो फिर 7 तो बसंत चल रहा है अभी, 15 क्रॉस कर गया ना, तो अभी बसंत ऋतु चल रहा है। ये ऋतु और इंग्लिश कैलेंडर समझ में आया? ये बताओ। यस सर। चलो, अब हम आपको हिंदी में बताते हैं। ठीक है, किसी को याद है हिंदी महीना? नहीं याद है? चैत्र वैशाख। सर याद है। आज का वैशाख। अभी नवरात्र चैत्र से शुरू होते हैं सर, चैत्र से अपना नववर्ष शुरू हुआ था ना, चैत्र प्रतिपदा से। चलो ठीक है। अब वसंत में, अब हिंदी महीना आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना। चैत्र सबसे पहले चैत्र से शुरू होता है ना। न्यू ईयर मनाते हैं हम लोग चैत्र में भी, और नवरात्र भी होता है, चैती छठ भी होता है, जो बिहार साइड से होंगे उनको पता होगा छठ। तो गुड़ी अब पड़वा। चैत्र आज ही है और सर, आज ही छठ है शाम। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज। तो वसंत में 2 मास होता है, भारतीय मास बसंत ऋतु में। पहला होता है चैत्र, लिख रहा हूं मैं, लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चैत्र और वैशाख बसंत में हो गया। उसी के आगे लिखते जाना इंग्लिश कैलेंडर, ताकि आपको एकदम याद हो कि हाँ, इस मंथ तक आपको चैत्र वैशाख होता है। ग्रीष्म में होता है ज्येष्ठ और आषाढ़। ज्येष्ठ और आषाढ़, ठीक है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, श्रावण और भादो, भाद्रपद हम जिसको कहते हैं, है ना। सर ये एक वर्षा में मिनट। आएगा ना, श्रावण भादो। हाँ, भाद्रपद जिसको हम कहते हैं ना। इसके बाद चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक। शरद हो गया आश्विन, आश्विन जिसको हम कहते हैं, और कार्तिक।
याद आश्विन करोगे सर। ये चीज अब। हाँ, आश्विन, ओके। अश्विन और कार्तिक, अश्विन कार्तिक और हाँ मार्गशीर्ष। हेमंत में होता है मार्गशीर्ष और पौष, ठंड का मौसम हो जाता है ना, पौष शुरू हो जाता है, पौष की ठंड। और शिशिर जो होता है तुमको माघ और फाल्गुन होता है, फाल्गुन। फाल्गुन। ठीक है। अब ये बताओ, ये समझ में आया हिंदी और ऋतु के अनुसार? सर एक बार शिशिर का और और इंग्लिश, हेमंत का बता। शिशिर का होता है हेमंत समझो, हेमंत होता है मार्गशीर्ष और पौष, है ना। पौष की रात कहते हैं ना, बहुत ठंड होती है पौष की रात। और मार्ग और फागुन, उसमें भी ठंड होता है। सर ठीक है, समझ हेमंत में आया में, आपको? सर हेमंत का एक बार और बता दीजिए। हेमंत में मार्गशीर्ष और हेमंत पौष। मार्गशीर्ष। हाँ, शीर्ष, मार्गशीर्ष लिखा हुआ है ना, ये मार्गशीर्ष और पौष। शिशिर सर होता है हेमंत माघ में तो और आपने, फागुन। क्या हेमंत में? मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष होगा ना, मार्गशीर्ष। हाँ तो वही तो लिखा है ना, हेमंत में मार्ग। यस यस, नहीं सर वो थोड़ा सा मार्ग और मार्गशीर्ष में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब याद समझ में आ गया, आगे बढ़ूं? चलो रिकॉर्डिंग सुन लेना फिर से, या फिर यस सर लास्ट आ में गया। पूछ लेना, दिक्कत है। चलो इसके बाद देखो ऐसे रहता है, नहीं आयुर्वेद में आप लोगों को पढ़ाया, देखो ऐसे यहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं, है ना। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख। दिख रहा है स्क्रीन आप लोगों को? और अंग्रेजी महीने। जी सर। चलो बढ़िया। अब आते हैं श्लोक पे, श्लोक पे आते हैं। कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ है। चलो श्लोक में आ रहा है, आपको समझ में आया? हेमंत शिशिरे ग्रीष्मे वर्षायाम च ऋतौ तथा योगारंभम न कुर्वन् कृते योगो ही रोगद। अब कहता है हेमंत के टाइम पे, शिशिर के टाइम पे, ग्रीष्म के टाइम पे, वर्षा के टाइम पे, ये जो 4 ऋतु है ना, इस चारों के टाइम पे योगा आरंभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, योग रोगो ही रोगदा, योगा से ही क्या होगा, रोग हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर इस टाइम पे आप करेंगे तो इम्पोर्टेंट है। किस टाइम पे? हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा, ये 4 ऋतु में आपको योगा नहीं करना है, आरंभ नहीं करना है, करना नहीं, योगा आरंभ नहीं करना है। आप योगा, अगर आप प्रैक्टिशनर हैं, लंबे समय तक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ओके, लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं योग की, तो इस टाइम पे योग की शुरुआत मत कीजिए। ये क्या है, योगा आरंभ नहीं करना है, नहीं तो सर जैसे कि रोग ही प्रैक्टिस रोग हो छूट जाए। गया, सर जैसे प्रैक्टिस छूट गई और उसके बाद वो करना चाहे तो? देखो अगर आप योगाभ्यासी हैं, थोड़ा बहुत छूट गया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, शुरुआत करना चाहते हैं योग की इंसान, तो उस टाइम पे नहीं करना है। तो चंड का पाली को कह रहा है कि तुम इस वक्त अभ्यास मत करना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा अभी स्टार्टिंग है। उसको तो अभी ज्ञान दे रहा है चंड का पाली को, तो उसके लिए ये है कि चंड का पाली को कह रहा है ये इस टाइम पे मत कर। वसंत करना कब है तो ये भी बताया है
कि वसंते सर्दी प्रोक्तम योगारंभम समाचरित। जो दो बच गया ना ऋतु, जो दो ऋतु बच गए वही तो है वसंत और शरद। इस टाइम पे अभी का वक्त बहुत अच्छा होता है योगाभ्यास के लिए, लेकिन बहुत लोग सोए रहते हैं। तदा उधर 12 में से 8 महीने गए तो रेती कितने फिर कब चालू करेंगे? लास्ट में पूछ लीजिएगा, इसको खत्म कर लेते हैं, है ना। तदा योगी भवेत सिद्धो, नहीं अभी, रोगोन्मुक्तो भवेत ध्रुवम। हाँ थोड़ा सा ठीक है। तो योगी को इस वक्त जब आप अभ्यास करेंगे वसंत और शरद के समय में, ठीक है, तो क्या होगा, सिद्धि प्राप्ति होगी और रोग से मुक्ति प्राप्त होगा ना, रोग से मुक्ति प्राप्त होगा। तो वही कह रहा है कि वसंत और शरद में योगा आरंभ करो, तदा योगी तब योगी भवेत सिद्धो, सिद्धों की प्राप्ति होगी, रोगोन्मुक्तो भवेत ध्रुवम, रोग की मुक्ति होगा ना। और क्या कह रहा है कि चैत्रादि फागुन नान्ते च माघादि फागुन अंते द्वौ, हाँ देखो ये क्या कह रहा, मासा वृत्तु भागा वनुस भावश्च्युत चतुस्तु। अब कह रहा है, इसको समझो क्या कह रहा कि अभी हमने जो हिंदी महीना देखा, दो महीने का, दो महीने का मास ऋतु, महीने का जो ऋतु है वहां पे महीना है, वो कह रहा है कि अनुभाव, देखो यहाँ पे ना इसको हम वो तोड़ के बता रहे हैं अन्वय करके कि मास ऋतु अनुभव चतुस्तु, मतलब चार ये कहना चाह रहा है कि ये जो दो मास है, महीने हैं, उसका जो अनुभव है वो 4 महीने तक देखा जाता है, ठीक है। जैसे चैत्र आदि फागुन, चैत्र और फागुन है, और माघ और फागुन के अंत में उसका जो अनुभव आपको मिलेगा, उसका अनुभव 4 महीने तक मिलेगा, 4 महीने में बता रहा है, आगे तक भी। जैसे कि फागुन खत्म हो गया है तो उसका खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि उसका अनुभव छूट जाएगा, उसके आगे भी रहेगा। वर्षा ऋतु खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वर्षा अब होगी नहीं, उसके बाद भी इसको थोड़ा बहुत अनुभव होता रहेगा। ये मतलब श्लोक में कहना चाह रहा है ना कि 4 माह तक अनुभव जाता है, ठीक है। जो दो महीनों का जो महीना है, ठीक है। 10 तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं 11 वाले पे। वसंत चैत्र वैशाखो ज्येष्ठ आषाढ़। अब देखो यहाँ पे ना सारे ऋतुओं के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से महीना है, ऋतु नहीं महीना है। वसंत चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ चौ ग्रीष्म कौ वर्षा श्रावण भाद्राभ्याम शरद अश्विन कार्तिकौ मार्ग पौषम च हेमंत शिशिरो माघ फाल्गुनौ। अच्छा देखो ऋतु बता रहा है और ऋतु के साथ में महीना भी बता रहा है कि ये कह रहा है कि चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु, देखो चैत्र और वैशाख में वसंत ऋतु, ज्येष्ठ और आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु, ठीक है।
जो अभी से पहले मैंने आपको दिखाया था इमेज में, सेम चीज वही चीज यहाँ रिपीट हो रहा है। वर्षा श्रावण नहीं, श्रावण और भादो में क्या होता है? वर्षा। और अश्विन और कार्तिक में शरद। ठीक है। पौष मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत। और क्या कह रहा है? शिशिर और माघ और फागुन में शिशिर। ठीक है। ये जो हमने दो चीजें बताई थी कि आप ये चैत्र और बैसाख में वसंत ऋतु होता है, इससे पहले वाले सर्कल में। ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 ऋतु था, एक ऋतु था, उसमें 2 महीने थे। फिर सेकंड ग्रीष्म में फिर 2 ऋतु। ठीक है। वैसे ही सारे में देखा था हमने, है ना? वर्षा, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म, ये जो भी ऋतु हमने देखे थे सर्कल में, वही चीज यहाँ पे 11 नंबर श्लोक में कह रहा है। ठीक है। अनुभावम प्रवक्ष्यामि ऋतुना च यथोदितम। ठीक है। अब कह रहा है 12 में, देखो 12, 13, 14 यहाँ से थोड़ा सा अलग, यहाँ से हट रहा है चीजें। अब बता रहा है क्या? अनुभव का। मैंने अभी बताया कि उसका जो अनुभव जो है आगे भी होता है कि माघ आदि माधवा वासंतेषु वसंता अनुभव विदु। ठीक है। माघ यहाँ वैशाख होगा ना, कि वसंत का अनुभव होता है। ये कह रहा है कि माघ से वैशाख पर्यंत वसंत का अनुभव होता है। फिर चैत्र से आषाढ़ तक, आषाढ़ के अंत तक, है ना? चैत्र आदि च आषाढ़ अंतम, है ना? अंत तक। ठीक है। किसका अनुभव होता है? ग्रीष्म ऋतु का। यहाँ पे क्या कह रहा है? निधा मतलब क्या होता है? ग्रीष्म होता है। निधा अनुभव विदु, इसका इस पॉइंट को याद रखना। निधा मतलब ग्रीष्म होता है, गर्मी। ठीक है। नोट कर लेना। और क्या कह रहा है? आषाढ़ च अश्विन अंत, आषाढ़ से लेके अश्विन अंत तक प्रवर्षा अनुभव विदु, वर्षा का अनुभव होता है। और भाद्रादि मार्गशीर्ष अंतम शरद अनुभव विदु, और भाद्र से लेकर मार्गशीर्ष तक शरद का अनुभव होता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? ठीक है। और कार्तिक माघ मास अंतम हेमंत अनुभव विदु, और कार्तिक से लेके माघ के अंत तक, माघ महीने के अंत तक, है ना? माघ मासांत मतलब कार्तिक से माघ महीने के अंत तक किसका अनुभव होता है? हेमंत का अनुभव होता है। मार्ग द्विश्चतुरो मासा शिशिरो अनुभव विदु। अब लास्ट में क्या कह रहा है कि मार्ग शिशिर का अनुभव कब होता है? शिशिर का अनुभव होता है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष चतुरो, अब द्विश्चतुरो। एक मिनट सर, कुछ पार्ट नेक्स्ट पेज पे भी है। शीत है। ओके, नहीं ये शीत है। शीत है ना? संधि विच्छेद करोगे तो शीत होता है ना? तो मार्ग शीत के अंत तक जो है आपको ये शिशिर का अनुभव होता है, शीत।
ठीक है, माघ शीत का अनुभव। ठीक है, तो ये चीज बताया, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। लेकिन इम्पोर्टेंट आपको याद क्या क्या रखना है, ये जो 12 महीने हैं आप तो याद रख ही लेना। ठीक है, तो ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा नहीं, एक दो बार जब आप पढ़ोगे ना इसको तो समझ में आ जाएगा, बहुत सिमिलर है। वो जो मैंने चार्ट बनाया था उसको तो तुम 100% आप याद कर लेना। ठीक है, जो भी हमने चार्ट बनाया था। ठीक है, ठीक है, इसमें समझ में आया? इसमें कोई ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आया हो, जो चीजें समझ में नहीं आई हो रितु? सर एक बार ये चार्ट भेजेंगे क्या आप ग्रुप पे? हाँ, मैं भेज दूंगा चार्ट। सर अगर ये अनुभव का अगर आता है तो मतलब जो भी मंथ का अगर आता है तो उससे ये बता सकते हैं कि उसके 4 महीने तक काउंट करके हम। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये हो गया, इसको याद रखना। इसके लाभ कब, देखो इसमें किस महीने में करना है, कब नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर का श्लोक। सर ये वैसे ध्यान में रख- मार्गशीर्ष चतुरो, सर ये मार्गशीर्ष मार्ग और कौन से मुख तक है लास्ट का? और शीत है, शीत, यहाँ पे ना शीत है, मार्गशीर्ष जो है ना, यहाँ पे इसको अन्वय करोगे ना तो आएगा। नहीं, और जैसे उसमें इधर दो शिशिर दिए का हैं, अनुभव होता भाद्रपद से जैसे मार्गशीर्ष के अंत तक, तो इससे किसके अंत तक लिखना? अब इसको लास्ट का शिशिर को कैसे लिखना? है। शिशिर के अनुभव होता है। एक मिनट, कहाँ से कहाँ तक? कार्तिक से, इसमें ना, इसमें कुछ मिस्टेक है मुझे जहां तक लग रहा है। पर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। सर 15 श्लोक में हाँ, हो सकता है बताया है। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा हाँ, यहाँ पे है। नहीं, ये चीज अलग है ना। नहीं नहीं, ये तो योगारंभ कब ये अलग है। प्रारंभ करना है उसका। हाँ, ये है, देखो यहाँ पे ना, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसमें होना चाहिए क्या कि कार्तिक से माघ तक, कार्तिक से माघ के अंत तक दे रहा है ऑलरेडी हेमंत का। ठीक है, और हेमंत के बाद शिशिर होना चाहिए, तो शिशिर का अनुभव हो रहा है, तो कौन सा महीना बच जाता है? मार्गशीर्ष और पौष, पौष है क्या? पौष होना चाहिए। पौष है सर, वो तो हेमंत में थे। सर फाल्गुन अच्छा होगा हाँ, ना हेमंत मार्च है। के साथ। हाँ फाल्गुन है सर। फागुन होगा, हाँ फागुन है, फागुन होना चाहिए ना। मार्ग यहाँ पे वही कह रहा हूँ ना कि कुछ तो है कि दिया नहीं, मिस्टेक। सर इसका मार्गशीर्ष मतलब, से सर मार्ग ये से लेके चार्ट को, फागुन होना सर चाहिए। ये चार्ट को हमको फिर से बनाना पड़ेगा। कुछ में 4 आ रहे, माघ से वैशाख 4 आ रहे ना सर? पीछे के 2 कोई मंथ नहीं, लिए आप गए यहाँ हैं, पे ना, उसका अनुभव रहता है हर एक। हाँ यहाँ पे ना आप ध्यान रखना कि आप वो रखना, मार्गशीर्ष से फागुन ही याद रखना। ठीक है, फागुन तक ये जो शिशिर का अनुभव होता है। लेकिन एक मिनट, इसका जो अर्थ में क्या दिया है एक बार चेक करता हूँ यार, रुक जाओ। देखो, माघ पद से मार्गशीर्ष तक शरद का तथा कार्तिक से, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को? कार्तिक से माघ तक। कार्तिक से माघ तक शीत का अनुभव होता है। हाँ, ये दिया है, लेकिन आप खुद सोचो, कार्तिक और माघ का इसमें श्लोक में नहीं होता ना, तो कार्तिक और माघ तो हेमंत दिया हुआ है। ठीक है, शिशिरो, एक मिनट। सर मैं एक चीज बोलूं जो हाँ मुझे हाँ, समझ बताओ। में आ रहा है। ये कार्तिक वाला जो आ रहा है इसमें मार्ग शीर्ष दिया होगा ना, जैसे 2 महीने पहले का अनुभव बताता है। जैसे हेमंत में आ गया, वो आ जाएगा आश्विन कार्तिक अगहन पौष, 4 महीने का रहेगा। इसी तरह से शिशिर का अनुभव अगहन और मार्गशीर्ष, मार्ग और फाल्गुन ये 4 महीने आ जाएगा, फागुन, जैसे आपने वही बताया कह अभी रहा हूँ ना कि उसके। हाँ, यहाँ पे फागुन एक्चुअली मेंशन नहीं है ना, इसलिए मैं, तो मिस्टेक होगा, मुझे जहां तक लगता हो सकता है मिस्टेक होगा।
फागुन यहाँ होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए कहता हूँ ना, कोई कोई चीजें ना श्लोक में मिस्टेक आता है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा लोड मत लो आप। ठीक है, आप समझ गए ना कि क्या होना चाहिए, आप खुद एनालाइज करो। समझ में आया यहाँ पे? समझ चीजें क्या होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे है जो सीरीज में आ रहा है जिस तरह से अनुभव का, वैसे यहाँ पे होना चाहिए। सर है कि फिर नहीं? पहले है। शब्द में लिखा है ना मार्गशीर्ष से चतुरो, यानी 4 ही होगा, मार्गशीर्ष से 4। और मासा अंतिश है क्या, वो आगे पता नहीं, मतलब अंत ऐसा है क्या ये कुछ? मास शिशिर है, ये शिशिर का अनुभव हो रहा है, मास। ठीक है, ये जो शिशिर महीने का है ना, ये हो सकता है कि ये सही हो कि मार्च से 4 महीने, तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन 2 आप महीना थोड़ा सा आगे सोच सर, समझ 2 लेना। महीना आगे और 2 महीना पीछे का अनुभव होता है, चतुर ऐसे लिखा है ऐसा। हाँ हो, वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए चतुरो लिख दिया है कि आपको मेंशन नहीं किया है महीना, लेकिन चतुरो दे दिया है, तो आपको समझ जाना है बस इससे। ठीक है, बाकी समझ में आ गया है आपको? ये बताओ, ये पूरा। यस सर। चलो ये लास्ट है, वसंतो वापी सर्दी युगारंभ समाचरित। देखो भाई, फिर से वही बताया है कि वसंत और शरद में योग का अभ्यास करना है, तथा योगो भावित सिद्धो विन्यास आसन कथे। ठीक है, इस टाइम पे आपको सिद्धि प्राप्त होती है ना, ये कह रहा है। ओके, अब आता है मिताहार पे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, वो तो बहुत आसान था पहले, मैंने इसलिए चार्ट बना दिया, उसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड है कि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। ठीक है, मिताहार, थर्ड पॉइंट इसका। पहला हमने देखा था स्थान काल, अब आ रहा है मिताहार। मिताहारम बिना यस्तु योग आरंभम तु कार्येत नाना रोगो भवे तस्य किश्चित यो रोगो न सिद्धयति। अब कह रहा है कि मिताहार के बिना अगर आप योग का आरंभ करते हैं, तू कार्य करते हैं, तो क्या होगा? नाना रोगों, विभिन्न प्रकार के रोग जो है आपको मिलेगा, और न सिद्ध्यति, और न सिद्धि भी प्राप्त नहीं होगी आपको। साल यंत्रम यव पिष्टम वा तथा गो, यहाँ पे ना आप लोग लिखते जाना इसके अर्थ को, कुछ कुछ अर्थ बड़ा वो है, लेकिन जिसका जिसका मैं बताने का प्रयास करूंगा उतना लिख लेना। गोधूम पिष्टिकम मुद्रम माश्च चनक आदि शुभ्रम च तुषवर्जितम। ठीक है, साल्यंत्रम मतलब कि शल, मतलब यहाँ पे चावल से लिया गया है। ठीक है, कि चावल का जो दाना होता है ना, अन्न, यहाँ पे अन्न समझोगे, शाल अन्नम, शाल, शाल अन्न कौन सा होता है? उसको चावल कहते हैं, चावल का दाना या अन्न। यव पिष्टम, यव मतलब होता है जौ, लिखते जाना। ठीक है, जौ का आटा समझो, या जौ को पिसवा के जो रहता है, या फिर जौ की रोटी भी समझ सकते हो। वा तथा गोधूम पविष्टकम, गोधूम पविष्टकम मतलब होता है क्या? गेहूं, गेहूं का पिसा हुआ आटा से या फिर रोटी से समझना, गेहूं की। मुद्रम, मुद्रम, मुद्रम मतलब होता है मूंग, 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 लिखते जाना। और मास आदि शुभ्रम, शुभ्र का मतलब होता है सफेद, या फिर आप यहाँ पे लगाओगे साफ, है ना, साफ सुथरा। और इसका होता है मास चक्र, उड़द का आटा, उड़द,
इसको कहते हैं उड़द। ठीक है। शुभ्रम सफेद चतुष्ट वर्जितम, मतलब साफ सुथरा होना चाहिए, बिना छिलके का। तुष मतलब छिलका होता है ना, छिलका रहित। तुष वर्जितम मतलब छिलका रहित, छिलका नहीं हटाना, साबुत है ना, साबुत दाल आप लोग खाते हो है ना? सर छिलका सहित ना? छिलका सहित है ना, यहाँ पे वर्जित बताया, मतलब छिलका नहीं वर्जित हटाना। बताया सर। हाँ हाँ तो हटाना नहीं है, वर्जित है तुष्क, छिलका को हटाने से नहीं है यहाँ पे, छिलका रहित छिलका रहित, छिलका सहित होने से डाइजेशन होगा ना उसका, खाना खाने से। वर्जितम, छिलका रहित सर ये दुष्वर्जित। माश चनक आदि का आपने क्या बोला, अरहर बोला क्या, मतलब तूर बोला क्या? उड़द, उड़द का उड़द। दाल होता है ना, उड़द, उड़द। अच्छा उड़द, उड़द। और हाँ, और ये है पटोलम, मैं डिलीट कर रहा हूँ ऊपर का ये। पटोलम, ये लिख लिया आप लोग, क्या क्या कह रहा है? जी हाँ जी सर। सर। पटोलम, पटोल मतलब होता है परवल। अभी परवल चल रहा है ना, परवल की सब्जी खा रहे होंगे आप लोग अभी। ठीक है। परवल। सुरनम, सुरनम का मतलब होता है ये कुछ ओल से, ओल ओल सर, ओल ओल। ओल ओल होता है। Yes. ओल सर मतलब जमीन के नीचे बड़ा बड़ा गोल गोल होता है ना, ओल, कहीं कहीं से करवा होता जिमीकंद है। कहते हैं। जिमीकंद होता है सर। हाँ जिमीकंद, जिमीकंद। ठीक सर है। उसे सूरन ही बोलते हैं शायद उस। सूरन हाँ जिमीकंद। तुरंत बोलो, और उसको हम हमारे साइड ओल भी कहते हैं उसको, ओल। नहीं सर, उसको हमारे लंबा, महाराष्ट्र में सुरन कहते हैं उसको। महाराष्ट्र में सुरन कहते हैं, और आप यूपी बिहार साइड चले जाओगे तो उसको ओल कहते हैं। चढ़ाते भी है ये, थोड़ा सा मतलब लगता है जीभ पे। मानम, ये दो तरह के होते हैं, एक तो गोलाकार होता है और एक लंबा भी होता है ओल। मानम, मानम का मतलब, मानम क्या जिमीकंद होता सर। है? क्या? पम जिमी, पम्पकिन क्या जिमीकंद। सर? पंपकिन, जिमीकंद। हाँ देख लेना यार इसको एक बार। और सर जिमीकंद ओल को कोलम, ही कहते हैं, हाँ वो तो जैसे सूरनम सूरनम बोला बताया ना, ओल ना। को ही जिमीकंद कहते हैं। वही ना, मान जिमीकंद तो ओल हो गया। मान को मान, मानकंद, मानकंद ही होता है। और ये होता है कंकोल। अब ये मतलब एक पौधा होता है, उसमें फूल के जैसा होता है निकला हुआ, थोड़ा सा वो होता है। और सुकास्कम, सुकास्कम होता है करेला, नहीं हाँ करेला। ठीक है। ये लोग, ये दो आप सर्च कर लेना, देख लेना, ये थोड़ा सा फूल के जैसा होता है, और इसको देखना, मानम याद नहीं आ रहा। द्राढ़िकाम, उसका अर्थ में दिया हुआ है क्या? देखो किसी के पास है तो। नीचे दिया हुआ है सर, ये इसका मानम, मानम का मानकंद दिया हुआ है, और ककोल का मानकंद, ककोल दिया हुआ है, और शुष्काम का करेला मतलब दिया हुआ है। आप समझो इसको, ये समझना कि कंद है तो मतलब जमीन से नीचे होगा वो, है ना, जमीन से नीचे वाला कोई फल होगा, ओल के जैसा ही। द्राढ़िकाम, द्राढ़िकाम मतलब होता है द्राढ़िकाम मतलब क्या दिया है? अनार कुंदरू, होगा सर। कुंदरू। अच्छा हाँ कुंदरू, अच्छा ग्रीन कलर के जो होते हैं, हाँ जी, वो छोटे छोटे। छोटे छोटे होते हैं जो लताओं में रहते हैं। ठीक है। करकटी मतलब ककरी, ककरी से ही होगा, ककरी। अरबी दिया करकटी है। अरबी दिया है, अच्छा ठीक है, अरबी ही ले लो, अरबी ही समझो आप, मुझे लगा कि ककरी। और रंभा, रंभा तो आपको सब, रंभा तो पता ही होगा क्या होता है रंभा। केला सर, बनाना। केले का वो। केला सर। हाँ। केला, हाँ केले का जो होता है। और डुम्बरी, डुम्बरी यार पता नहीं। क्यूकम्बर, फिग्स इस तरह से दिया हुआ है। अरबी यानी भिंडी होती कैसे? अरबी वो नहीं होता है, छोटा छोटा होता है वो, ब्राउन वो सी कलर। हाँ उसको आलू के ब्राउन जैसा और होता ऊपर है। से काटे होते हैं, थोड़ा सा ऐसा ऊपर से ऐसे, जैसे कॉर्न में होते हैं ना बाल बाल, बाल वैसे बाल होते हैं। बाल होते हैं उसको।
आलू देख जैसी होती लीजिएगा, है वो, मतलब आलू के जैसा रहता है वो अरबी। तो डुम्बड़ी, डुम्बरी को बता रहे हैं। अच्छा हाँ, डुम्बड़ी का मतलब गुल्लर होता है। देखो पेड़ पे वो होता है, वो गोल 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 ग्रीन रेड कलर का या फिर ग्रीनिश कलर का रहेगा, फल के जैसा बड़ा पेड़ होता है वो डुम्बड़ी का। गुल्लर का पेड़ कहते हैं उसको, दूध निकलता है गुल्लर। और रंभा कंद, का क्या बताया? रंभा मतलब तो केला होता है, केला। कंट कम मतलब होता है क्या दिया है इसका, चौलाई। चौलाई। हाँ चौलाई। हाँ अब देखो ये समझ में आ गया, 18 समझ में आ गया क्या क्या इसका मतलब है। हाँ जी जिसका सर। नहीं है सर्च कर लेना गुल्लर गूगल का पे। के लिए लिखा आपने, गुल्लर डुमरी के लिए। हाँ इसके बाद देखो आम रंभा, बाल रंभा, रंभा दंडम चौमूल। अब इतना प्रकार बता दिया 4, तो क्या क्या हो गया। आम रंभा मतलब कि देखो कच्चा केला, पका हुआ केला, रंभा दम्भ रंभ केला का जो डंठल होता है वो, और मूल केले का जो मूल होता है। रंभा दंड में जहाँ पे दंड होता है, जहाँ पे आप समझो कि फल निकलता है, वहां से ये पेड़ है और फल जो निकलता है तो वो डंठल को कहा रहा है रंभा दंडम। और मूल केले का जो मूल है वो, ठीक है। वर्ताकी मूलकम रिद्धि योगी भक्षण 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 माचरित, ठीक है। भक्षण, ये सब भक्षण करने वाला खाने के लिए कह रहा है। ये जो ऊपर आप देखे इतना सारा तामझाम, ये सब चीजें बोला है खाने के लिए, ठीक है। वार्तकी मतलब होता है अब बैगन, याद रखना बैगन। मूलकम जो भी मूल है, ठीक है वो, ठीक है। सर वार्तक की मतलब क्या बताया? बैगन, बैगन ब्रिंजल, ठीक है। ये सब चीज खाने के लिए कह रहा है। 19 तक क्लियर है। अब आगे देखो बाल साकम, काल साकम तथा पटोल पत्रकम। अब बाल साकम मतलब होता है सरसों का जो साग होता है ना, सरसों का साग। काल साकम जो काला साग होता है, या फिर ब्लैक जो साग रहता है, काला साग पत्ते। और पटोल पत्र मतलब पटोल अभी बताया मैंने, परवल, परवल का पत्ता। पंच साकम, पंच साक भी एक वो होता है, इसको हम ये गेहूं के खेत में मिलता है, इसको बथुआ। बथुआ, बथुआ। बथुआ हाँ। गेहूं के खेत में उसमें पाया जाता है, बहुत ज्यादा छोटा छोटा रहता है पौधा, बथुआ कहते हैं इसको। पंच साकम। इसको चीलवा भी कहते हैं सर, प्रशंस्या, बथुआ को। क्या कहते हैं? सिर्फ कालम शाकम को क्या चीलवा बोला? काल सर, शाकम चीलवा। को काला साग, या तो फिर लाल साग से भी समझ लेना, काला साग होता है ना, कच्चा साग। लाल साग। और पटोल पत्र का? काली भाजी। पटोल पत्र का मतलब होता है पटोल मतलब परवल, परवल का पत्ते, ठीक है। पंच साकम हो गया आपको बथुआ। प्रशंसिया द्वास्तुकम। अब ये ये कह रहा है कि हिमलोचिकाम, ये सब जो है ना खाने के लिए कह रहा है, प्रशंसनीय है, मतलब ये सब चीज जो है आपको खाने के लिए कह रहा है, हिमलोचिकाम। तो ये जो सारे चीज ना भोजन जो है आप खा सकते हैं, ये सब सारे चीजें बता रहा है, अच्छा है आपके लिए। आगे कह रहा है कि शुद्ध सुमधुरम स्निग्ध मधुर वर्जितम भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहार मिमम विदु। अब कह रहा है कि शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, सुमधुर, स्निग्ध होना चाहिए, और यहाँ पे कह रहा है कि स्निग्ध उदर, देखो यहाँ पे अन्वय करके बता रहा हूं, स्निग्ध उदर अर्ध व अर्ध विवर्जितम। यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध होना चाहिए, सुमधुर होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, और उदर को, ये पेट है, आधा भाग जो है
भरना चाहिए, तो है ना। उदर अर्थ विवर्जितम, भोजन से आधा भाग जो है ये फूड होना चाहिए, कह रहा है। ठीक है। भुज्यते सुसंप्रीत्या मिताहार विदु, ठीक है। और ये विदु मतलब विद्वानों के लिए भी ये जो है सुसंप्रीत्य मतलब प्रिय है, इस तरह से ये मिताहार भोजन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला 22 नंबर याद करो, अन्नेन पुरेद तोयेन तू तृतीयकम उदरस्य तृतीयांश संरक्षेद वायुचार्य। ये थोड़ा सा देखो ऊपर, अन्न को पूरेद मतलब ग्रहण करना है, पूरा का रेचक होता है ना, पूरा मतलब ग्रहण करना है, लेना है। अन्न को कितना, आधा भाग, फिर से यही चीज बता रहा है, अर्ध। तब आपको क्या करना है, तू तृतीयकम, तीसरा भाग जो है, तोयन से यहाँ जल है, तो मतलब क्या होता है, जल। उसके आधा भाग, तृतीय भाग मतलब ये भाग जो है जल से भरना है। ओके। उदरस्य तृतीयांश, यहाँ पे ना तृतीयांश ना होके चतुर्थांश होना चाहिए मेरे हिसाब से। चौथा भाग जो है उदर को चलाने के लिए। सर हाँ जी, चौथा ही भाग होना चाहिए, क्योंकि इसमें ना ट्रांसलेशन में चौथे भाग को लिखा है। नहीं सर, मतलब आधा जो भाग दिया है ना सर, उसको एक ही पकड़ा उन्होंने। अन्य पूरेत अर्धम, अर्धम मीन्स एक, तो है ना तृतीयकम वो दूसरा भाग, और ये तीसरा जो बचा है, ऐसा उन्होंने किया है सर। अच्छा, हो सकता है। हाँ सर, वो आधे को एक ही पकड़ा है। किया है सर, पेट के आधे भाग को अन्न से, तीसरे भाग को जल से भरना है, और चौथे भाग को वायु चौथे से। भाग को वायु से चलाना है। यहाँ चतुर्थांश होना चाहिए, देखो मेरे हिसाब से तो वही होगा, चतुर्थांश। सर ट्रांसलेशन में तो यही है। अच्छा, अर्थ में यही दिया हुआ तो ठीक है ना, कोई नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, थोड़ा सा हो सकता है, कोई बात नहीं, इसको याद रखना। ठीक है। तो ये मिताहार देख लिए। अब कितना टाइम हो गया, ओ वाह 9 बज गया। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है तो आगे देखते हैं क्या है आगे। निषिद्धार, अच्छा ये अब क्या नहीं खाना है, ये भी बहुत जरूरी है, तो ये मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर बता देता हूँ। यस सर। कल बता देना नेक्स्ट। सॉरी लेफ्ट हो गया है गलती। समझ में आया आप लोगों को, ये बताओ कि ऊपर से गया। सर आया समझ में। सर एग्जाम में वो संस्कृत वर्ड आएंगे क्या इसके, अनाज के जो आ सकता है, आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? ध्यान में रखो, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, कोई भारी चीज नहीं है, हल्का है। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोगों से तैयार है? बस कुछ क्वेश्चन, जाना मत। चलिए दीपेंद्र जी माइक अनम्यूट करके बताएंगे 12 ऋतुओं का नाम। 12 ऋतु नहीं सर, 12 महीने। यही तो मैं देखना चाह रहा था कि क्या बोलते हो, कितना ध्यान है, जी बताइए अब। सर चैत्र से शुरू होकर के, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। बहुत बढ़िया। ऋतु कौन कौन सा हो गया? 6 ऋतु हैं सर, मैंने तो ट्रिक बना रखी है, शिव ग्रीव सहे। फर्स्ट वर्ड है उनसे, शी से हो गया शिशिर, व से वसंत, फिर ग्री से ग्रीष्म, फिर आगे वर्षा, फिर शरद और हेमंत। टाइप कर देना, बाकी लोगों को फायदा हो जाएगा। हाँ चलिए जी बढ़िया। भाग्या जी माइक अनम्यूट करके हाँ जी, बताएंगे कि हाँ किस महीने में
वर्जित बताया है योगा आरंभ करने के लिए, आरंभ के लिए। बाकी लोग टाइप कीजिए फटाफट। वर्जित तो सर 4 महीने वर्जित बताए गए हैं, वसंत और ये शरद को छोड़ के, बाकी जो ग्रीष्म, कौन कौन वर्षा, सा? हेमंत और शिशिर। सर 4 महीने नहीं होंगे ना, वो 4 मतलब 4 ऋतु जो है वो वर्जित बताया, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत और शिशिर। हाँ, ध्यान देना। क्या कहेगा, फिर से बताना, क्या कह रहे थे? ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत और शिशिर वर्जित बताया। वसंत और शरद को जो है उसमें करना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, सालाका जी, सालाका, माइक अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट कीजिए। और आप बताएंगे कि स्थान कैसा होना चाहिए, प्राणायाम के लिए स्थान क्या होना चाहिए? हाँ, स्थान का 3 चीजें बताई है। दूर देश है नहीं होना चाहिए, आरण्य यानी जंगल में नहीं, और राजधानी में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये मैंने पूछा। किरण जी बताइए। धार्मिक होना चाहिए सर। सुदेश, सुदेश एक वर्ड था, सुदेश है धार्मिक। और ना तो ऊंचा होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, कुएं के पास, कुआं उसके पास होना चाहिए। और गोबर से लिपी हुई होनी चाहिए ताकि और यही याद चलो है ठीक सर। है, ठीक है, बहुत बढ़िया। प्राचीर याद रखना, प्राचीर, है ना। एकता जी माइक अनम्यूट करके बताइए, हैंड रेज किए हैं। प्राणायाम के अभ्यास से पुरुष का शरीर कैसा हो जाता है? सिद्धि, कौन सी सिद्धि मिलती है? देह पे तुल्य हो जाता है एकता सर। जी, हाँ तो इतना टाइम। रचना जी माइक अनम्यूट करके बताएंगे कि प्राणायाम से पहले क्या करना है? बहुत बढ़िया पवन जी, बहुत बढ़िया। क्या आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। सबसे पहले सत्संग करना है, फिर आसन करना है, फिर मुद्रा करना है, फिर प्राणायाम करना है, फिर प्रत्याहार और फिर मिताहार स्थान ऐसे बताया। और क्या नाड़ी शुद्धि बोला आपने? हाँ सर, बोला ना प्राणायाम करने के लिए तो प्राणायाम, सर मैं बोलूं? नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोलिए, शालिनी। श्लोक आप पढ़ेंगे, श्लोक। तो उससे नाड़ी शुद्धि होगी। सर मेरे को इतना संस्कृत नहीं आता है, बट फिर भी कोशिश करती हूँ। आदो स्थानम तथा कालम मिताहारा तथा परम नाड़ी शुद्धिश ततः पश्चात प्राणायाम च साधते। ठीक। प्रियंका जी माइक अनम्यूट करके बताएंगे, शाल यंत्रम मतलब क्या बताया था मैंने? शाल यंत्रम, यत्रम, यत्रम, हाँ, यंत्रम यत्रम, चावल। हाँ ठीक है, चावल का दाना या फिर, चलो ठीक है। और कौन है? पवन विद्यार्थी जी, आप बताएंगे गोधूम पिष्टकम मतलब क्या होता है? सर गोधूम पिष्ट का मतलब गेहूं का ऐसा पिसना सर, ऐसा आटा, गेहूं का आटा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, गेहूं का आटा, ठीक है। पुष्पा मुरगट जी, ककोलम मतलब क्या होता है?
संतोषी वर्मा जी। सर कक्कोलम मतलब क्या होता है? तो दिए भूल गए आपको? चलो मुझे याद आ गया एक्चुअली, इसलिए बता देता हूँ। ककोलम मतलब होता है ड्रैगन फ्रूट्स। तो वो हमारे यहाँ ठीक मिलता है, है, कहाँ कहाँ मिलता है? सर क्या होता है? ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट। सर क्या बोले सर? ड्रैगन फ्रूट होता है ककोलम मतलब। सर लेकिन हमारे भारत देश में कहाँ होता है? होता है यार, हमने तो घर पे लगाया हुआ है ड्रैगन फ्रूट्स। सर वो पिंक वाला जिसमें ब्लैक हाँ, करके डॉट होते हैं। पिंक होता है, उसमें थोड़ा डॉटेड डॉटेड ब्लैक कलर होते हैं। कीवी जो जैसा। स्वाद सर इसी को चीनी का फल नहीं कहते हैं होता। क्या सर? चीनी का फल? हाँ हाँ, चीनी का फल, चीनी का फल। सर कंकोल एक सब्जी भी होती है करेले की तरह। हाँ, वो अलग होता है, वो उसको अलग कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ककोलम मतलब ड्रैगन फ्रूट्स है। कंकोल देखना गूगल। और सर इसमें करेले सर ट्रांसलेट में तो कंकोल दिया हुआ है। कंकोल एक करेले की तरह सब्जी होती है। हो सकता है, हो सकता है, वो भी ठीक। सर वो व्याख्या तो ककोल ही दी है। बनी ठीक है, हो सकता है। चलो, पूजा जांगरा जी। बाल सर रागम फूड्स मंदिर वो कैसा रहता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करे तो अच्छा रहेगा। क्या? रागम फूड्स ड्रैगन फ्रूट्स, ड्रैगन ड्रैगन। फ्रूट्स होता है, हाँ, पिंक कलर का तो होता गूगल में सर्च कर लेना, मिल जाएगा। पाइनएप्पल है। गूगल जैसे पे रहता है ना, पाइनएप्पल की हाँ, तरह, कलर अलग रहता है। पाइनएप्पल तो रहता है थोड़ा। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ, एक मिनट रुको। पिक्चर दिखा दो उसका। दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। स्क्रीन शो हो रहा है? हाँ यस सर। सर। देखो, दिख रहा है? हाँ सर, एक मिनट जूम कर रही हूँ। दिख रहा है ड्रैगन फ्रूट? दिख रहा है सर, दिख रहा है। इसका यूज कुछ, क्योंकि ये महंगा भी आता है और इतना टेस्टी भी नहीं होता। नीम नीम का जो पत्ते होते हैं ना, हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है ना? हाँ जी। टेस्ट कैसा होता है? शुगर बीपी सबके लिए बहुत बेस्ट है। हाँ, अच्छी अच्छी ओके। सर ऐसे बीज अच्छी वो चीज। कीवी में भी तो होता है सेम ऐसे बीज। हाँ, हाँ कीवी में भी हाँ, अच्छी तरह का कीवी में भी होता है, बराबर है। कीवी तो क्या एसिडिक होता है थोड़ा खट्टा, और ये मीठा होता है। कीवी तो अच्छा मैंने लगता है। लगाया है घर पे इसको। चलो ठीक है, अभी किससे पूछ रहा था? पूजा जांगड़ा जी से पूछ रहा था ना। हाँ, पंचसाकम मतलब क्या होता है, पूजा जी बताएंगे? 5 प्रकार के शाक हैं सर ये। पंचसाकम पे यहाँ पे जो है ना, पंचसाकम मतलब बथुआ है, ठीक है? कंफ्यूज कर सकते हैं, ये एग्जाम में कंफ्यूज होता है। पंचसाक मतलब 5 साक, अच्छा ऐसा नहीं। ओके, योगा विथ रजनी। यस सर। क्या क्या पढ़ा आज हमने, बता दीजिए। नहीं चल, रुको एक सर मिनट, रुक जाओ। प्राणायाम के बारे में आप अन्न का क्या उसमें बताया है, कितना आहार ग्रहण करना चाहिए, कितना पानी, कितना वायु, ये इसके बारे में बता दो आप। सर मैं बताऊं, 3/4 अन्न लेना चाहिए, 1/4 खाली रहना चाहिए। नहीं नहीं, रजनी जी बताएंगे, रजनी जी बताओ, रजनी।
हेलो, हाँ जी सर। हाँ हेलो। बताइए, कितना आहार जी ग्रहण, आहार का जो नियम है ना वो उसका बता दीजिए, उसको बता दीजिए। सर, जैसे हमें बता दिया था स्टार्टिंग में कि प्राणायाम से पहले जो मिताहार बोला है, तो उस हिसाब से जो बताई है शाक सब्जियां, और अभी जैसे मैम ने बताया कि 3/4 अन्न 1/4 पानी खाली रहना चाहिए। ठीक है लता जी, आज हमने क्या क्या पढ़ा बताइए। हाँ सर, पहले तो हमने प्राणायाम का अभ्यास किया। प्राणायाम कैसे करने चाहिए, स्थान काल मिताहार नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, इसका अभ्यास किया। उसके बाद स्थान के बारे में बताया कि स्थान किस देश में होना चाहिए और किस देश में नहीं होना चाहिए। उसके बाद काल के बारे में जाना, ऋतु के बारे में जाना, और कौन से ऋतु में अभ्यास करना चाहिए, कौन से ऋतु में नहीं। और उसके बाद मिताहार के बारे में जाना, और उसमें जो हमें मतलब खाना चाहिए उसके बारे में जाना। उसके बाद आहार कैसा होना चाहिए, शुद्ध, सुमधुर और स्निग्ध, और कितना उदर में होना चाहिए, तो मतलब आधा भाग भरना चाहिए खाने से, तीसरा भाग जल से और बाकी हवा से। यहाँ तक हमने सीखा सर। हरिओम। चलो ठीक है, चलो और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। साक्षी जी, शांति पाठ यस करा दीजिए। ओके सर। सभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, आंखें बंद, एक गहरा लंबा श्वास, एक बार ओम उच्चारण, फिर शांति पाठ। ओ शांति 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 ही। अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को ओम। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हरिओम सर। देखिए हरिओम, सभी को शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। हरिओम सर, थैंक यू सर। हरिओम सर।